बहुत ज्यादा जो है समराइज करके ये सारे कंटेंट में बनाता हूँ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे पॉइंट कवर कर लेता हूँ, ठीक है। सो आपने हम्म। इस पीडीएफ में कोई भी सवाल मिस नहीं करना, क्योंकि ये सारे सवाल बेतहाशा पास पेपर्स हो गया, यूईटी, प्याज, नस, जी की, हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये आ चुके हैं, ठीक है। सो इनको हल्के में बिल्कुल मत लेना, ये बहुत मेरी कीमती जो है ना, मिलियंस का कॉन्सेप्ट तुम्हें दे रहा हूँ। आओ जल्दी से शुरू करते हैं। द स्ट्रेट लाइन। अब ये जो पार्ट है ना, ये एनालिटिकल ज्योमेट्री का पार्ट है, और ये नस की तैयारी कर रहा है बंदा, या जीकी की कर रहा है, प्यास की कर रहा है, यूईटी, एनईडी की, कहीं की भी तैयारी कर रहे हो, ये पार्ट लाजमी आता है। और इस पार्ट से कम से कम मैं बता रहा हूँ 6-7 एमसीक्यूज आते हैं। सो ये का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो हम्म। ठीक सबसे है। पहले इसके अंदर मैंने दो कैटेगरीज बना ली हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए, क्या होता है, एनी आइडिया? कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कि कहाँ पे होगा एक्स और वाई एक्सिस पे। जी, गुड। एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, उसकी लोकेशन बताता है, ठीक है। मतलब वो पॉइंट यस। बेसिकली एग्जिस्ट कहाँ करता है। सो आइए इसकी पहली टाइप पढ़ते हैं, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। द कोऑर्डिनेट इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, किसकी फॉर्म में? एक्स और वाई की फॉर्म में। जैसे ऑर्डर पेयर हम बना रहे होते हैं, जैसे 2,3 होता है हमारे पास, तो इससे आप मुझे एक्स और वाई की वैल्यू आराम से बता सकते हो कि एक्स की वैल्यू 3 हो जाए, एक्स की वैल्यू 2 हो यस। जाएगी, और वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, तो द कोऑर्डिनेट इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है 3,2 की, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। 3 हो जाएगी, और वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? यस। ठीक है। यस। तो ये बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, लेकिन जो दूसरी चीज है वो आपने नहीं पढ़ी हो शायद, पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, हम्म। उससे पहले मैं एक जो आपको चीज बताना चाह रहा हूँ, एब्सिसा जो होता है ना, वो एक्स को बोलते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स को, और ऑर्डिनेट जो होता है वो वाई को बोलते हैं, ये याद रखना। ये काफी यूनिवर्सिटीज में जो है ना, वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए लिख देते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सिसा। अब वो बच्चे ये सोचते रहते हैं एब्सिसा क्या होता है, ठीक है। या कभी बोल देगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, तो तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी होगी? वाई की निकालनी होगी। आई होप इट इज ठीक है। क्लियर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट यस। पॉइंट है, इसको लिख लो कहीं पर, अपने दिमाग के अंदर भी लिख लो, क्योंकि काफी टाइम के लिए सवाल तो बहुत आसान होगा, लेकिन वो आखिर में बस ये बात लिख दी ना, अगर उसने वो वैल्यू ऑफ एफ सी था, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वही गलती कर जाएंगे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता एफ सी सा किसको बोलते हैं, या वो कभी बोलते कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, तो ये भी नहीं पता होता, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है। यस। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट्स पे आ जाइए अब। द कोऑर्डिनेट इन द फॉर्म ऑफ आर कॉमा थीटा, पहले क्या था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में? क्या था कि किसकी फॉर्म में थे? एक्स और वाई की फॉर्म में थे। लेकिन अब किसकी फॉर्म में आ गए बच्चे? अब आर कॉमा थीटा की फॉर्म में आ गए, सो हम इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब आप इसकी एग्जांपल देख सकते हो कि आर कॉमा थीटा इक्वल टू 5 कॉमा पाई बाय 4, तो आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाय 4। पाई बाय 4 हो जाएगी। अच्छा, आपको जो है ना, ये जो थीटा होगा, ये हमेशा आपको रेडियन में भी 180। हो सकता है, और उसके जो दूसरा होता है हमारे पास डिग्री, उन दोनों में गिवन हो सकता है, ठीक है। यस। आर किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। और थीटा एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। लेट सपोज ये आपका एक्सिस है, और यहाँ आपका जो है ना वो लाइन है। सो यहाँ से एक्स एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है? इस एंगल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ठीक है। और आर जो है वो इसकी लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, आर इज रिप्रेजेंटिंग दी लेंथ। आई होप इट इज ठीक है। क्लियर। यस। यहाँ तक कोई सवाल बच्चे? नो। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब यहाँ पे वो देख रहे हैं कि कार्टेशियन वर्सेस पोलर कोऑर्डिनेट का रिलेशन क्या है आपस में, ठीक है। क्योंकि आपको हम्म। बहुत दफा ना पोलर कोऑर्डिनेट में सवाल दिए जाएंगे, क्योंकि उनको पता होता है यूनिवर्सिटीज वालों को कि बच्चा पोलर कोऑर्डिनेट मोस्टली छोड़ के आते हैं, ये वाला टॉपिक, ठीक है। हम्म। तो हम पोलर कोऑर्डिनेट की देखते हैं, केस नंबर 1 मैंने जो है वो केसेस के अंदर इसको डिवाइड कर दिया है। इफ पोलर पॉइंट
आर कॉमा थीटा इज गिवन, क्या बोल रहा है, इफ पोलर पॉइंट आर कॉमा थीटा इज गिवन एंड कार्टेशियन पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज रिक्वायर्ड। आपको आर कॉमा थीटा की फॉर्म में जो है ना वो गिवन है, ठीक है, आर कॉमा थीटा की फॉर्म में गिवन है, और आपसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछी गई है, तो फिर किस तरह निकालोगे, आओ जल्दी से समझते हैं। फाइंडिंग पी एक्स कॉमा वाई, अब एक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चे, आर कॉस थीटा के हो जाएगा, और वाई हम्म, इक्वल हो जाएगा आर साइन थीटा के। और थीटा क्या होता है यहाँ हम्म, पे आपको मैं बता चुका हूँ, और आर भी क्या होता है बता चुका हूँ। कब होगा ये, जब पोलर पॉइंट गिवन होंगे और एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए होगी, हमेशा ये याद रखना, केस नंबर 1। ठीक है, yes, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है पीसीएस से सीसीएस में जाना होगा। पीसीएस क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन, जाना होगा। ठीक है, जब ये करेंगे, अब यस, आपको पी 1,π/4 गिवन है, और वो पूछ रहा है पी एक्स कॉमा वाई बताओ। अच्छा, ये पी क्या है, पी इज अ पॉइंट, ठीक है। सो आर हम्म, कॉमा, अब आपको π/4 से ही देखो, ये तो बहुत ही आसान है पहचानना कि पोलर कोऑर्डिनेट है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, क्योंकि एंगल के लिए या तो डिग्री लिखा हुआ होगा या π/4 π/6 पाई की फॉर्म में होगा, यस, तो आप फौरन पहचान जाओगे कि भाई ये किसकी फॉर्म में है, ये पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में है, क्योंकि दूसरी जो वैल्यू वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, थीटा को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो पहली वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, आर को रिप्रेजेंट करेगी। सो आर की यस, वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, π/4 आ गई। आई होप इट इज क्लियर। यस, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू निकालेंगे। सो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाएगा, और y इक्वल यस, टू आर साइन थीटा हो जाएगा। सो r की जगह हमने 1 पुट कर दिया, और थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, π/4 पुट कर देंगे, और 1 cos π/4, और तो π/4 जो हो गया वो cos 45 के बराबर हो गया, और cos 45 की वैल्यू हो गई 1/√2। अब मैंने आपको कल भी बोला था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री जब वाला जब टॉपिक करवाऊंगा, तो मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप cos 45 cos 30 cos 90 और साइन के और टेंजेंट के किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह जब हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करेंगे तो मैं इसका बिल्कुल इतनी आसान शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे फिर। ठीक है। यस सर, ठीक है, अच्छा, अब दूसरी क्या थी, y इक्वल टू आर साइन थीटा। अब यहाँ पे भी आपने क्या किया है, r की जगह 1 पुट कर दिया है, और थीटा की जगह π/4 पुट कर दिया है, तो साइन π/4 भी साइन 45 होता है, तो इसकी वैल्यू भी आ गई 1/√2 आ गई। आई होप इट इज ठीक क्लियर। है सर, कोई क्वेश्चन। यस, नो सर, अच्छा, अब केस 1 आपको समझ आ गया। अब मुझे एक जल्दी से यस, एक मुझे छोटा सा करके दिखा दे, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको आया या नहीं आया। एंगल के लिए आप कैलकुलेटर अभी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने नहीं बताई है। लिखें इफ, इफ पी 6 कॉमा 6, π/6, π/6, देन पी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट कर दें। आप स्मार्ट बच्चे हैं, कर ही लेंगे इंशाल्लाह। यस सर, सर एक्स है 3√3 ठीक है, और वाई, और वाई है 3, वाई 3 है। अ, आपने जो है वो आर की जगह 6 पुट कर दिया, और थीटा की जगह यस, π/6, राइट। यस ठीक है, गुड हो गया। सर, π/6 की जगह 30 डिग्री भी पुट कर सकते हैं। π/6 को अगर आप कन्वर्ट करो डिग्री में तो 30 आ रहा है। यस, हाँ, तो बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो यस, आई होप कि अब आपको कोई इसमें क्वेरी नहीं होगी। नो सर, आगे चलें। यस, ओके, अब केस नंबर 2 के ऊपर आते हैं।
पहले हमें उसने क्या बोला हुआ था, पहले हमने हमें उसने पोलर को पॉइंट दिए हुए थे और हमें कार्टेशियन पॉइंट निकालने थे। अब क्या है कि इफ कार्टेशियन पॉइंट इज गिवन एंड पोलर पॉइंट इज रिक्वायर्ड, अब क्या हो गया, उल्टा हो गया कि कार्टेशियन पॉइंट गिवन है और पोलर पॉइंट निकालने में फिर आपको बोल रहा हूँ, ये मैंने मटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा समराइज करके और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होते हैं ना मटेरियल वहां से निकाल के ये किया है। तो इसको आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। सो अब देखें, मैंने केस यस में सर। डिवाइड करके बनाया है ताकि बच्चों को आसान लगे, वरना ना बच्चे मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है। तो अब दूसरे केस यस। में क्या है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमें पोलर कोऑर्डिनेट में जाना है। अब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई है और हमें किस में आना है, पोलर कोऑर्डिनेट में आना है। ये यहाँ तक क्लियर हुआ है? यस। ठीक है। पिछले पिछले केस में हम क्या कर रहे थे? पोलर से कार्टेशियन में जा रहे जी, पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन में जा रहे थे। ठीक है। इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि कार्टेशियन से पोलर में जा रहे हैं। तो अब उसका तरीका देख लो क्या होगा। आर आप निकालोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आपको एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होगी, आपने उसका स्क्वायर लेकर रूट ले लेना है। तो आपके पास किसकी ठीक वैल्यू है। आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। व्हाट अबाउट थीटा? थीटा के लिए हम करेंगे टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये आपने वेक्टर में वाले चैप्टर में फिजिक्स में पढ़ा भी होगा कि डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स ही कर रहे होते हैं। ठीक है। यस। और यस। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ये करते हैं कि दोनों का स्क्वायर लेकर रूट ले लेते हैं। तो आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हो। आर की वैल्यू किस तरह आएगी, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके, और थीटा की वैल्यू किस तरह आएगी, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स करके। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेरी है तो जल्दी से पूछ लें। क्लियर। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया है इफ पी वन कॉमा रूट थ्री देन पी आर कॉमा थीटा। अब आप क्या करोगे, रूट के अंदर वन का स्क्वायर कर लोगे और रूट थ्री का स्क्वायर कर लोगे। अब ये स्क्वायर से जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, और थ्री प्लस वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो थ्री प्लस वन फोर, और फोर का रूट आ जाएगा टू। तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी टू। अब थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स करेंगे, तो वाई यहाँ पे रूट थ्री है और रूट थ्री, और एक्स क्या है, वन है। तो अपॉन में हम वन वैसे लिखते नहीं है, अगर आप लिख दो तो भी अच्छा है। तो रूट थ्री अपॉन वन रूट थ्री बनेगा, और टेंजेंट इनवर्स रूट थ्री आपके पास 60 डिग्री होता है, तो थीटा की वैल्यू भी आपके पास आ गई 60 डिग्री। और फिर आप दोनों को आर कॉमा थीटा की फॉर्म में लिख दोगे, तो 2 कॉमा 60 डिग्री भी लिख सकते हो, और इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दोगे तो पाई बाय थ्री भी लिख सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है सर। अच्छा, इसको ना हमेशा आपने उसमें ये रेडियन में लिखना है थीटा को। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पी वन ठीक को है। पी टू कॉमा T2 कमा रूट 16 रूट 16। देन पी आर कॉमा थीटा इक्वल टू। और आपने अभी अभी पीडीएफ को नहीं देखना, सही है, खुद करो। सर P2 2 कमा रूट 16 है। जी जी, पी टू रूट टू कॉमा रूट 16 है। ठीक है। अभी ये खुद से करेंगे, ठीक है, पीडीएफ में नहीं देखेंगे। ठीक है। R जो है 2√5 है। पूरा बताए ना, और थीटा ठीक निकाल है। कर। सर R जो है वो 2√5 है। और जो Y है वो जो है 0.58 आ रहा है। वाई, वाई का क्या यस। निकाला भाई? Y उसमें 33 डिग्री बन रहा है।
वाई, वाई नहीं यस। थीटा। हाँ जी, थीटा थीटा। जी। यही बोलूं, थीटा। एक्स और वाई तो की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। यस यस। थीटा जो है 33 डिग्री बन रहा है, और आर जो है 2√5। ठीक है, और इसको आप किस फॉर्म में लिख दोगे, इस तरह लिख दोगे? 33 डिग्री को आप उसमें रेडियन में इंटू पाई कन्वर्ट। डिवाइड बाय 180। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यस। कोई कोई रही है तो पूछ सकते हैं। नो सर। ओके। सो आगे चलें। यस। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला को ना हम एंड लाइन फॉर्मूला भी बोलते हैं। कभी कभी आपको वो बोल देगा कैलकुलेट द एंड लाइन फॉर्मूला, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? ठीक है सर। ये यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा कंफ्यूजन वो देखें। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ना, वो होता आसान है, लेकिन बच्चों को क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। होती सिंपल चीज है, लेकिन वो दूसरे तरह से पूछ लेते हैं, मतलब उनका पूछने का तरीका मुश्किल होता है, तो इसलिए बच्चों को लगता है कि टेस्ट ही मुश्किल है। अब जाहिर सी बात है, जिसने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है वो कितना आसान है, वो अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। लेकिन अगर यस यही बात एंड लाइन फॉर्मूला लिखी भी आ जाए तो वो उसका दिमाग घूम जाएगा। ठीक है। यस सर। यस। तो इसलिए मैंने ये सारी जो यूनिवर्सिटी में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, मैंने वो वाली चीजें भी लिखी हुई हैं, और इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर भी करता रहूंगा। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है सर। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल देख लें। द लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए कॉमा बी एंड टू ए कॉमा थ्री बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी विल बी। अब देखें कितना घुमा के उसने पूछा हुआ है कि लेंथ बताओ मुझे लाइन की, जो कि दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ए कॉमा बी और टू ए कॉमा थ्री बी की, किस टर्म में? इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। अब जाहिर सी बात है, ए और बी तो अननोन है ना, तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो ए और बी की फॉर्म में आएगी। लेकिन उसने ये वाली यस लाइन लिखकर बच्चों को और कंफ्यूज कर दिया, और शुरू में लेंथ निकालनी है तो बच्चों को और ज्यादा कंफ्यूजन होगी। तो इसका सिंपल क्या है कि जब दो पॉइंट गिवन होते हैं तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला यस। क्या एक्स होता टू है माइनस वो? एक्स 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई जी। टू माइनस वाई 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। एंड टू पॉइंट्स आर गिवन, सो वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। यस। और डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस वाई 2 माइनस वाई 1 होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, x1 x2 जो है हम टू ए को कंसिडर यस। कर लिया, और x1 ए को कर लिया, तो टू ए माइनस ए का स्क्वायर और थ्री बी माइनस बी का स्क्वायर। तो टू ए में ठीक से है ए सर। गया तो सिंपल ए स्क्वायर बचा, और थ्री बी में से बी गया तो टू बी स्क्वायर। यस। वो टू बी का ठीक है। स्क्वायर लेंगे तो फोर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यस। सो देखें यहाँ पे कंफ्यूजन के साथ उसने पूछा हुआ था ये सवाल। सो अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वो ये सवाल नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो यस। कल भी बताया था कि हमारा जो मकसद है वो सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, हमें वो तरीके, वो चीजें फाइंड करनी है कि किस तरीके से सवाल आते हैं। क्योंकि अगर किसी ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ हो लेकिन उसको वो नहीं पता हो, कॉन्सेप्ट नहीं आते हो, या उसको ये नहीं पता हो कि किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, सो उसने सिलेबस कवर करने का कोई फायदा नहीं है उसका। समझ आ रही है? यस। अच्छा जी, अब देखें। डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स लाइन के लिए तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या आपने डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट कभी पढ़ा है? डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू लाइंस। जी। टू टू लाइंस का तो पढ़ा है ना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 लेकिन क्या कभी पोलर कोऑर्डिनेट में पढ़ा है? नो सर। तो अब देखें, ये भी बहुत दफा पूछा जाता है यूनिवर्सिटीज में। ये देखें, फॉर्मूला होता है D = √r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोलर कोऑर्डिनेट डिस्टेंस। जब हमें डिस्टेंस निकालना हो, पोलर कोऑर्डिनेट हमें गिवन हो, यानी r और थीटा की फॉर्म में हमें गिवन हो ऑर्डर पेयर, और हमें डिस्टेंस निकालने का बोले, तो हम पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जिन बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पता होगा वो इस सवाल में सोचते रह जाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते रह जाएंगे और गलत करके आ जाएंगे। यस। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लें। अब क्या होगा कि R1 हम टू को कंसिडर करेंगे,
और R2 जो है वो हम वो θ1 हम π/4 को कंसिडर करेंगे, और R2 4 कंसिडर करेंगे, और R4 जो है हम किस वो θ2 किसको कंसिडर करेंगे, 3π/4 को। ठीक है। यस। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे सिंपल, R1 की जगह 2 का स्क्वायर, R2 की जगह 4 का स्क्वायर, और माइनस का 2R1 R2 कॉस θ2 माइनस θ1। यहाँ हमने वैल्यूज पुट करी, इसको सिंपली सॉल्व किया, और आखिर में हमारे पास √20 आंसर आ गया। यस। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। बस ये फॉर्मूला यूज करना है, सही है। ठीक है। तो आपको अभी तक जो भी पढ़ा है वो समझ आया है। यस। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब बात आती है मिड पॉइंट की। यस। मिड पॉइंट क्या होता है? x1 प्लस x2 ओवर टू कॉमा y1 प्लस y2 ओवर टू। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, मैं पूछ रहा हूँ मिड पॉइंट होता क्या है। मिड पॉइंट दो पॉइंट्स की मिडल वैल्यू। ठीक है। जैसे लेट सपोज एक लाइन है, और मेरे पास एक पॉइंट x1 y1 की फॉर्म में, और एक पॉइंट x2 y2 की फॉर्म में। सो अगर मैं मिडिल में एक पॉइंट लगा दूं, तो वो मुझे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे देगा। और मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें पता है कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 हो जाता है, और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 हो जाता है। यस। ठीक है। अब आपको बोला हुआ है द पॉइंट 3, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइंट ऑफ 7, 8 एंड एक्स। द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स आर। अब देखें कितना घुमा के उसने ये सवाल पूछा हुआ, और ये हर यूनिवर्सिटीज में माशाल्लाह से आ रहा होता है। सो मैं जब भी मुश्किल से मुश्किल सवाल जो है ना वो पीडीएफ में कवर कर रहा होता हूँ, ताकि उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अब मैं चाहता तो यहाँ पे ये सवाल लिख सकता था, 2 पॉइंट दे देता, मैं बोलता मिड पॉइंट निकाल के बताओ। अब वो तो सिंपल फॉर्मूला है, तो वो तो कोई भी निकाल लेगा, लेकिन ये सवाल मैंने जब भी जानबूझ के इस पीडीएफ के अंदर कवर किया है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग देख सकूं। अब मिड इसका पॉइंट आंसर गिवन है। सर जी 11 होगा। जी। आंसर आंसर इसका 11 होगा। 11 किस तरह होगा बच्चे, कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमने एक्स के, एक सिंपल आंसर तो आएगा ही नहीं। यही तो मसला किया है तुमने। अच्छा कोऑर्डिनेट, अच्छा। जब तो भी तो इसका सर आंसर होगा 11, 12। 11, 12 किस तरह निकाला है, एनी आइडिया? मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये जो पॉइंट है ये एक लाइन पे प्लॉट कर लेंगे, 4 का डिफरेंस आ रहा है, वो आगे शिफ्ट कर देंगे तो ये 11, 12 आ जाएगा। इसको आप मिड पॉइंट के ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके देखो, इससे क्या आ रहा है। ठीक, इससे तो सर इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा। नहीं, आप मिड पॉइंट जो है ना, आपको मिड पॉइंट की वैल्यूज यानी x, y के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको। अच्छा, तो जो इक्वल टू है मैं वो उसको इक्वल टू पुट कर दूं 7, 8। देखें, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 को आप इक्वल रखो x के। ठीक है। और यस। y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 को आप इक्वल रखो y के। x की जगह आप ठीक 3 है। पुट करोगे, x की जगह आप 3 यस। पुट करोगे, और y की जगह 4 पुट करोगे। तो 3 इक्वल यस। टू x1 क्या है, 7 है। ठीक है। यस। और x2 हमें नहीं पता, x है, तो हम यस। x2 की जगह x लिख देंगे, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो 7 प्लस यस। x डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3। और 2 3 6, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 6 इक्वल टू 7 प्लस x। और 7 उधर आके माइनस होगा, तो 6 - 7 इक्वल टू x, और x की वैल्यू आ जाएगी -1। यस सर। ठीक है। ये देखें, आप देख सकते हैं मैंने सॉल्व किया हुआ है। सो ऐसे सवाल मैं निकालता हूँ भाई, ये घुमाने वाले। अब देखें, आपने पता नहीं क्या आप बोल रहे थे, किस तरह सॉल्व कर रहे थे वो। यस। अब दूसरा आप y के लिए देख सकते हैं, y के लिए मैंने वही सेम काम किया है। मैंने जो है वो 8 और 4 रखा, और 2 4 8, 8 - 8, तो y2 की वैल्यू आ गई 2, आ 0। यस 2। ठीक है। ठीक है। सो ये वाला सवाल क्लियर है। यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, और इसकी क्लियर। जो है ना, कि जो है वो हर यूनिवर्सिटी के अंदर काफी ज्यादा वेटेज होती है। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है सर। अब इसमें
ये वाली चीज भी कवर हो गई कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, और हमने दूसरे तरीके से एक मुश्किल सा सवाल देख लिया। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब सेंट्रोइड की बारी आती है। अभी हमने मिड पॉइंट पढ़ लिया। अब सेंट्रोइड क्या होता है, एनी आइडिया? सेंट्रोइड सेंटर होगा कुछ शायद। किसी देखें, चीज का सेंटर। एक एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। कंसिडर दिस यस। ट्रायंगल। और मैंने एक वर्टेक्स से, ट्रायंगल के वर्टेक्स से मैंने एक लाइन उस डायगोनल की तरफ, उसकी अपोजिट साइड के ऊपर खींच दी। और उस लाइन ने दोनों साइड्स को ट्रायंगल की इक्वली डिवाइड कर दिया। सो जो यस। लाइन थी ना, लाइन थी, उसका जो मिड पॉइंट होगा वो सेंट्रोइड होगा। ठीक है। ठीक है। ये देखिए, मैंने एग्जाम मीडियन की प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। और ये इसकी जो है ना, डेफिनेशन के ऊपर एक बकायदा पूरा सवाल आता है ये, इसलिए आप जरा इसको अच्छे से समझिए। अ लाइन दैट स्टार्ट्स विद वर्टेक्स, वर्टेक्स से स्टार्ट हुई एंड बाइसेक्ट द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। और जो द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रोइड। अब समझ आया क्या बात हो रही है? यानी यस। वर्टेक्स से उस तरफ मैंने एक लाइन खींची, उस लाइन को मैंने सेंट्रोइड बोल दिया। अब मैंने बी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर एक और लाइन खींची, वो भी सेंट्रोइड थी। मैंने सी से अपोजिट साइड के ऊपर लाइन खींची, वो भी सेंट्रोइड थी। अब तीनों तीनों सेंट्रो वो तीनों मीडियन के जो कॉमन पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। आई होप इट इज क्लियर। यस सर, क्लियर। ठीक है। और जो फॉर्मूला होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन का, यानी सेंट्रोइड का, वो ये होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन, यानी जहां पे सारे मीडियन आके मीट कर रहे हैं, तो मैंने आपको अच्छा बताया ना, अच्छा, जो उसका जहाँ उसका मीडियन आके कोऑर्डिनेट। मीट करेंगे तो वो सेंट्रोइड होगा। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कॉमा 3 और ऐसे ही y, सही है। जी। अब देखें, आपको ठीक है। सिंपल सवाल है ये तो। द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर -2, 1, 4, -3 एंड 6, 4 विल बी। तो आपने सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। और x1 y1 ये गिवन, x2 y2 ये गिवन, x3 y3 ये गिवन, फॉर्मूले में पुट करके आप सिंपल आंसर निकाल लोगे। ये तो बहुत इजी सवाल था, आई थिंक। यस। यस, ठीक ये है। हो जाएगा सर। अब इसके अंदर और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? मैं आपको सेंट्रोइड की वैल्यू दे दूं, मैं बोलूं भाई मुझे कोऑर्डिनेट बताओ, x1 बता दो, y1 बता दो। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपने ये देखना है कि सवाल किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, आपके जहन में ये आना चाहिए। जब भी आप टेस्ट क्लियर ठीक है कर सर। कर पाओगे, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, सिर्फ सिंपल सिंपल चीजें नहीं रखो, और ना सिर्फ इस पीडीएफ पे डिपेंड हो। वैसे अगर तुम पीडीएफ भी कर लेते हो तो बहुत इनफ है, लेकिन मैं फिर भी बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अनसर्टेन होता है, तो इस पीडीएफ पे भी मत रहो। अपनी जो है ना थिंकिंग बढ़ाओगे, मतलब इस सवाल, ये सवाल और किस तरीके से पूछा जा सकता है, तभी तुम्हारा ठीक है जो सर। है वो कुछ होगा। आई होप इट इज यस सर। क्लियर। यस। ठीक है। तो इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी आपको जो है वो x1 y1 में भी निकालने को कह सकता है, x2 y2 भी निकालने को कह सकता है, और x3 y3 भी निकालने को कह सकता है। तो हमारा ठीक ये है सर। सेंट्रोइड वाला भी कवर हो गया है। ठीक है, क्या होता है मीडियन, जल्दी से बता दो मुझे। मीडियन जो होता है, जो लाइन वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में कट करती है। टू इक्वल पार्ट्स में कट कर दिए, और जो जहाँ पे तमाम मीडियंस ए बी सी मिलते हैं वर्टेक्स के उसे कहते मीट कर हैं रहे होते हैं, सेंट्रोइड। उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। ये जो है ना एमसीक्यूज, ये पूरी जो डेफिनेशन है ना, इसमें से दो एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है सर। कौन कौन से दो होंगे वो बताइए जरा। एक मीडियन का आ मीडियन की सकता है, डेफिनेशन। एक मीडियन का आ सकता है, और वो या ये पूछ सकता है कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियन इज कॉल्ड, तो सेंट्रोइड होगा। या तो मीडियन आएगा या ठीक है। सेंट्रोइड आएगा। ठीक है। ठीक है। तो कभी वो यस। ये भी पूछ सकता है, अ लाइन दैट बाइसेक्ट द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो उसको क्या बोलते हैं? तो आपने मीडियन लगा देना है। ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यस। ओके। सो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो चैप्टर है, आपको बताया मैंने।
इसके ये सर। एमसीक्यूज हम आखिर में कवर भी करेंगे। और ये जो साथ साथ करवा रहा हूँ ये सारे पास पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखें इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है भाई? इन सेंटर पता नहीं सर। बताता हूँ। एक लाइन पहले हमारे पास मीडियन क्या था कि वर्टेक्स से जो लाइन थी वो दूसरी अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रही थी टू इक्वल पार्ट्स में। लेकिन इन सेंटर ये- क्या होगा कि एक लाइन जब अपोजिट साइड नहीं, अपने एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दे, जैसे टोटल 60 है तो 30-30 डिग्री में बाइसेक्ट कर दे, उस लाइन को इंटरनल बाइसेक्टर बोलते हैं। और उन इंटरनल बाइसेक्टर्स की मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है। ठीक है। ये भी दो एमसीक्यूज कवर हो गए। क्या कहा मैंने? इंटरनल बाइसेक्टर क्या होता है? जो एक लाइन वर्टेक्स से शुरू होके अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, अपोजिट साइड को टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दे, और उसको हम बोलते हैं इंटरनल बाइसेक्टर। और हम तमाम वर्टिसेस से, जैसे ए से बी से सी से इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, और उन इंटरनल बाइसेक्टर का एक मीटिंग पॉइंट होगा, उस मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर सर। और द फॉर्मूला ऑफ इन सेंटर ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। A line from vertex to the opposite side of a triangle which bisects the angle is called internal bisector. The intersection of all internal bisector is called incenter. यस। यहाँ से भी दो क्लियर। एमसीक्यूज कवर हो गए। मीडियन सेंट्रोइड से भी दो एमसीक्यूज कवर हो गए। चार एमसीक्यूज तो आपका ऐसे ही होगा। और इसमें से अभी की अभी गारंटी दे रहा हूँ चारों में से एक आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है। सो ये बड़ी काम की मटेरियल है। अच्छा, अब देखें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर। इंटरनल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होता है भाई? इंटरनल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस अभी जहाँ पे पता तीनों है। मीट करेंगे। इन सेंटर। यस। इन सेंटर। ये तो आपको अब आंखें बंद करके पता होना चाहिए। जैसे ऊपर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन था तो सेंट्रोइड हो जाता था, और पॉइंट ऑफ यस। कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर है तो इन सेंटर। ये जानबूझ के मैंने ये वर्ड लिखा था आगे कोई कंफ्यूजन पैदा हो। यस सर। ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर आपसे ये नहीं बोलेगा कि कैलकुलेट दी इन सेंटर, वो बोलेगा व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर। अब बच्चे वहीं घूम जाएंगे कि क्या कैलकुलेट करना है, क्योंकि सिर्फ रट्टे मारे होंगे इन सेंटर के, तो फिर काम हो जाएगा। समझ यस आ सर। गई? सो यस। फॉर्मूला आपके पास ये होता है, एक्स इक्वल टू A1x1 प्लस B1x2 प्लस C x3 डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C, और AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C। सो अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन होंगे तो आप यहाँ से एक्स और वाई की फॉर्म में इंटरनल बाइसेक्ट वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी या इन सेंटर कैलकुलेट कर लोगे। आई होप इट इज क्लियर। यस। तो हमने क्लियर। हमने जो है वो इन सेंटर पढ़ लिया, सेंट्रोइड पढ़ लिया। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमने